गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आपको लाइट का इसके पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाशीय घटनाएं, प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण और उससे बनने वाले प्रतिबिंब तथा फोकस और फोकस दूरी की व्यापक चर्चा हो चुकी है। आज हम एक और अलग प्रकाशिक घटना का उल्लेख करेंगे। ये प्रकाशिक घटना है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? सबसे पहले हम इसे समझते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता था बच्चों? एक कोई मिरर होता था या कोई चिकना तल होता था जहां प्रकाश की किरण आती थी और चिकने तल से टकराती थी, टकरा के उसी दिशा में वापस लौटती थी। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते थे। लेकिन ये प्रकाश का अपवर्तन जो है वह सदैव लेंस में होता है। याद रखिएगा, परावर्तन की घटना सदैव दर्पण में होती है। ये आपका लेंस में या एक माध्यम से दूसरी माध्यम, जब माध्यम का परिवर्तन होगा तो वहां घटना अपवर्तन की होगी। घटना अपवर्तन की होगी ये तो बात सही है, लेकिन अपवर्तन की घटना है क्या? अब हम बच्चों आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमने एक रेखा खींचा है। ये रेखा क्यों खींचा है? क्योंकि इस तरफ का जो माध्यम है, इसके ऊपर वाला जो माध्यम है वे अलग माध्यम है। हमने मान लिया ये माध्यम है N1 और नीचे का कोई दूसरा माध्यम है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई और माध्यम हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकती है। तो स्वाभाविक है इसका अपवर्तनांक हमने मान लिया N2। अभी हम अपवर्तनांक की चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, N2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ये आपका V1 जो है वह पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है और V2 जो है वह दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग है। याद रखिएगा, अब प्रकाश की जब कोई किरण, ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अभी प्रकाश की किरण आ रही थी, लेकिन यहां तक आने पर प्रकाश की किरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्रकाश एक ही माध्यम में आ रही थी। जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो अपने प्रारंभिक स्थान से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। यानी इसके जाने का जो सीधा मार्ग था वो बच्चों ये था। अगर इस किरण में माध्यम का परिवर्तन न हुआ होता तो प्रकाश की किरण ये सीधी चली जाती, परंतु अभी यहां ऐसा नहीं है। एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आप लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वे प्रारंभिक मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये विचलन किधर होगा? ये जा तो रही थी सीधी, तो जिस बिंदु पर इसका अपवर्तन होता है
जैसे आप परावर्तन में क्या करते थे, अविलंब खींचते थे इस तल के ऊपर, तो यहां पर तल के ऊपर ही एक अविलंबवत रेखा यहां पर भी आप खींचेंगे। तो यह जो कोण होती है वह क्या होती है, आपतित। यह जो किरण है आपतित किरण, और जो अविलंब के साथ एक कोण बनता है वह आपका होता है आपतन कोण। अब प्रश्न उठता है, ये अगर माध्यम विरल है, ये माध्यम अगर सरल है, यानी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर जा रही है तो यह अविलंब की ओर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी, अविलंब की ओर जाएगी। अगर विरल से सघन में जा रही है किरण, जैसे मान लीजिए विरल से सघन में जा रही है, तो अविलंब की ओर ये किरण मुड़ जाएगी। इस तरह से अभी जो जाने का रास्ता इधर था उधर न जाकर के अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये जो अविलंब के साथ कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। इस कोण को बच्चों हम कहेंगे अपवर्तन कोण, ठीक है। और इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। ये जो किरण होती है हमारी आपतित किरण होती है, और ये जो किरण अभी हमने बनाया है ये आपकी परावर्तित किरण होती है। इतना सबको क्लियर हो गया। ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। मान लीजिए अगर किरण ये ऊपर का माध्यम सघन होता और नीचे का विरल होता, तब क्या होती, तब ये जो जाने का सीधा रास्ता है उससे और दूर हटती, यानी और इस साइड में चली जाती। तो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ऐसा कैसे आप पहचान करोगे बच्चों कि दोनों दिए गए माध्यमों में कौन माध्यम सघन है कौन माध्यम विरल। जैसे हम तीन ले रहे हैं, एक ठोस ले रहे हैं, द्रव ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, तो ये याद रखिएगा ठोस का अपवर्तनांक आमतौर पर सबसे अधिक होता है, इसके बाद द्रव का होता है, इसके बाद गैसों का अपवर्तनांक होता है। यहां पर हम तीन ले रहे हैं, तीन माध्यम ले रहे हैं। एक माध्यम आपका है वायु जो गैस के रूप में है, ऑक्सीजन इत्यादि गैसें उसमें उपलब्ध होती हैं, और दूसरा माध्यम हम ले रहे हैं द्रव, यानी उसमें हम जल ले रहे हैं, और तीसरा माध्यम हम ले रहे हैं कांच जो कि क्या है, ठोस के रूप में है। तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, और वायु या निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1। तो आप देख सकते हो ठोस का सबसे अधिक है 1.5, इसके बाद द्रव यानी जल का है 1.33, इसके बाद अपवर्तनांक है वायु का। अगर कोई किरण वायु से होकर जल में प्रवेश कर रही है, यानी एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम जल, तो इसमें कौन सा सघन और कौन सा विरल होगा? वायु का अपवर्तनांक कम है इसलिए वो विरल होगा, जल का अपवर्तनांक अधिक है इसलिए वह वायु के सापेक्ष क्या होगा, सघन होगा। परंतु अगर हम जल और कांच ले लें, एक लेंस जो है वो जल में डुबाया गया है और उसको देखने के लिए हमारी किरण पहले जल में जाएगी, जल से होकर के तब कहां जाएगी, कांच में जाएगी। तो उसमें जल और कांच में कौन सा सघन और कौन सा विरल होगा? जल का अपवर्तनांक कम है, जल क्या होगा, विरल होगा, और कांच का अपवर्तनांक अधिक है इसलिए कांच क्या होगा, सघन होगा। बात समझ में आई ना? तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो अविलंब की ओर झुक जाती है, परंतु जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन की चर्चा हम किए। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ये दो नियम क्या हैं बच्चों? पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला नियम है प्रकाश की अपवर्तन के नियम। इसके दो नियम में पहला नियम है आपतित किरण अविलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों? तो पहला नियम है कि ये जो आपकी आपतित किरण है, ये जो अविलंब की किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे ये आपका एक ही तल का मतलब जैसे ब्लैकबोर्ड है, तो ब्लैकबोर्ड एक ही तल है। लंबाई, तल का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई से निर्मित होता है, जो क्षेत्रीय रूप में होती है वस्तु, उसको यानी 2 डायमेंशनल होती है, उसको हम तल बोलते हैं। तो यह तीनों जो है वह 2 डायमेंशनल एरिया में जो है स्थित होते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? इसके बाद इसका दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं आप ये अपवर्तनांक जो है वास्तव में बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए कहा गया है, यानी माध्यम एक ये है और माध्यम 2 ये है। तो जब किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो इसको हम लिखते हैं 1n2, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरी का अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई बटा साइन आर। ये होता है आपका एक अभिष्ट फार्मूला। चूंकि इसकी खोज स्नेल नामक इंग्लिश वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों? तो इसे क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये आपको समझना होगा बच्चों। थोड़ा सा हम इसमें डीपली में चर्चा करेंगे अभी। तो ये दो नियम जो अपवर्तन के हैं, ये दोनों नियम आप अवश्य अपनी कॉपी में नोट कर ले। पहला नियम है आपतित किरण अविलंब एवं अपवर्तित किरण
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आपका ये फर्श हो गया, तो फर्श क्या है, एक तल है। या एक कोई वाल ले लीजिए जिसमें लंबाई गुणित ऊंचाई हो, या आप ले लीजिए छत ले लीजिए जिसमें लंबाई गुणित चौड़ाई हो, या फर्श ले लीजिए जिसमें लंबाई गुणित चौड़ाई हो। ये क्या है, एक तल है। तो ये आपका तीनों आपतित किरण, अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा नियम है, ये आपतन कोण है आई, जो अविलंब के साथ आपतित किरण बना रही है कोण, इसको आप क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जो अपवर्तित होकर के किरण जा रही है वह अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आप क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन का मान और तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक वास्तव में बच्चों यहां जो होता है वह सापेक्ष अपवर्तनांक की चर्चा की गई है। यह वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है। यानी इसीलिए हम इसको 1n2 लिखेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर। ये क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक वास्तव में होता क्या है, इसकी अगर हम चर्चा करें, अर्थात हम अगर यहां चर्चा करें 1n2 का मतलब होता है बच्चों दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। एक सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे, 1n2 का मतलब होता है n2 अपान n1। समझ रहे हैं, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक में पहले माध्यम का जब भाग देंगे तो आपको सापेक्ष अपवर्तनांक मालूम हो जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, हवा के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष हम आमतौर पर अपने नेत्रों से जो भी किरण चलाते हैं या देखते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए, तो वह वायु से ही देखते हैं। तो वायु को हम एयर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एयर। इसको अलग अगर हम बता दें तो अलग अलग वायु या निर्वात का n लिखेंगे, n थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ए छोटा लिखेंगे, तो Na=1 होता है। इसके बाद हम nw लिखेंगे, nw माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का n बड़ा लिखेंगे और w थोड़ा छोटा लिखेंगे। तो nw का मान 4/3 या 1.33 होता है। इसी तरह ng लिखेंगे, nw का मतलब वाटर का, और एक ग्लास होता है, ग्लास माने कांच, कांच का अपवर्तनांक ये होता है 3/2 यानी 1.5। तो सबसे अधिक ग्लास है, इसके बाद वाटर है, इसके बाद क्या है, निर्वात या वायु। ठीक है बच्चों, तो इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो, जैसे ये है ENG का मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा Ng अपान Na। Ng का मान कितना है बच्चों, 1.5 बटा 1, तो हो जाएगा 1.5। इसी तरह अगर हम निकालें ENW तो क्या हो जाएगा, NW अपान Na, तो 1.33 अपान क्या हो जाएगा 1, यानी 1.33 लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको लिख सकते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए WLG यानी वाटर से हम किसी लेंस को देखते हैं, तो ये हो जाएगा Ng अपान NW। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3/2 होती है, इसकी वैल्यू होती है 4/3। तो 3 3 जा 9 अपान 8, 8 1 जा 8, 1 रिमेनिंग होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इतना आपको मिला WLG।
अगर इन्हीं सबको रिवर्स कर दिया जाए, GNA कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? NA अपान NG, यानी 1/1.5। तो इसमें अगर आप भाग दोगे तो कितना आएगा? 15 छक्का 90, 15 छक्का 90.67। इसी तरह से WNA अगर कर दिया जाए तो 4/3 होता है, ये हो जाएगा आपका NA/NW। तो 1/4/3 यानी 3/4, तो 0.75 आ जाएगा। अगर GNW किया जाए तो क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा NW/NG, यानी 4/3 और 3/2, तो 8/9, 8.9 के आसपास आएगा। तो इस तरह से आप सापेक्ष अपवर्तनांक कब ज्ञात कर लेंगे? कोई भी सापेक्ष अपवर्तनांक अगर आपको दिया होगा तो आप बड़े आराम से एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से याद रखिएगा, एक और बात हम बताएंगे। ये तो हमने बताया सापेक्ष अपवर्तनांक, ये आपका हेडिंग है अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक की हमने चर्चा की, तो सापेक्ष अपवर्तनांक आप लोग निकालेंगे। इसके बाद हम अगला जो चर्चा करने वाले हैं यहाँ वेग के लिए, वास्तव में अपवर्तनांक और वेग में क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक एवं माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है ये आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए, प्रकाश का वायु या निर्वात में वेग जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश का वायु या निर्वात में वेग कितना होता है? प्रकाश का वायु अथवा निर्वात में वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से एक सूत्र जान लीजिए, 1n2 का मतलब होता है V1/V2। आप अपवर्तनांक के लिए तो आपको पता है कि N2/N1 होता है, लेकिन अगर पहले माध्यम में वेग हमने कितना माना था? V1, और दूसरे माध्यम का वेग कितना माना था? V2। अब यहां से देख सकते हो V1/V2, V1/V2। अब देखा जा सकता है कि A, अब जैसे बच्चों ये तो आपका एक बेसिक फार्मूला है जो हमने बताया। अब अगर हमको निकालना हो ANG, यानी कोई किरण हवा से कांच में जा रही है, तो प्रकाश में जो वेग होगा, इसको आपको पता है, प्रकाश का वेग हमेशा C से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? C से। इसको हम लिखेंगे C/V। C हमने मान लिया किसमें? हवा में, यानी माध्यम वेग क्या है? यहां पर 1n2 है तो यहां V1 है, यहां 2 है तो यहां पर 2 है। इसलिए ए माने एयर या निर्वात में वायु का वेग क्या होता है? C। ग्लास में हमने मान लिया क्या है? V। तो इसको अगर हमें हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे?
हमको ये पता है ये NG अपान NA होता है और यहां पर हम लिख देंगे C/V। अब NG का मान कितना होता है बच्चों? 1.5। वायु या निर्वात का अपूर्णांक E। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ तो यहां से 1.5 v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ v इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान 1.5। बच्चों इस तरह का न्यूमेरिकल आपको हाई स्कूल में अक्सर पूछा जाता है। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ। तो कह सकते हैं कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग कितना हुआ? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर आपको निकालना हो कि प्रकाश हवा में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है और आपके कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, परंतु इसी प्रकाश को अगर वाटर में ले जाया जाए तो वाटर में कितनी स्पीड से चलेगी? तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखेंगे कहां से देखेंगे? हवा से देखेंगे, वाटर में। तो ये हो जाएगा आपका ANW सूत्र NW अपान NA। यहां से क्या हो जाएगा भाई? एयर में वेग क्या होता है? C, और पानी में वेग हमने मान लिया V। तो ये हो जाएगा NW का मान 1.33 यानी 4/3 भी लिख सकते हैं। 4/3 × 1 ये है 3 × 10⁸ और यहां से v निकाल सकते हैं। तो 4v इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁸ v इक्वल टू 9/4 × 10⁸। तो ये हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या हुआ? जल में प्रकाश का वेग। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये अपवर्तन की क्रिया होती है और इस प्रकार इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगले दिन हम आपको ये बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना लेंस में होती है। तो अगले दिन हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंस कौन कौन से होते हैं, इसके अतिरिक्त लेंस की फोकस दूरी, आवर्धन क्षमता, लेंस के उपयोग इत्यादि को बताएंगे और उसकी फोकस दूरी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको भी चर्चा करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।